की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट रिकॉर्डिंग में है और आज हम एस ब्लॉक जितना सिलेबस में आ रहा है वो खत्म कर देंगे। एक टॉपिक है इसका जो सिलेबस में नहीं आ रहा है, 2-2.5 पेजों का है वो टॉपिक। वो मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा है। अब आराम से सुनना जरा 1 घंटे। ये शॉर्टकट का काम नहीं है, ये समझना पड़ेगा। फिर एक आधी क्लास में एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। सुनिए भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर हैं, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था अगर वो याद नहीं होगा, बिल्कुल भी याद नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। मगर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि क्या पढ़ाया है क्या नहीं, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो जरूर उस रिकॉर्डिंग में दिखेंगे। अब सुनिए, अगर हम इन्हें एयर में जलाते हैं, एयर में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगे। ध्यान से सुनो, एयर में मेनली O2 एंड N2 होता है। तो एयर में अगर मैं इन्हें जलाऊंगा तो ये इन दोनों के संपर्क में आते हैं, मेनली इसके, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन पहले इन्हें कैच करती है। तो जो लिथियम है वो एयर में जाके बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। अभी नॉर्मल ऑक्साइड का क्या चक्कर है सुनना। अभी जो सोडियम है वो एयर में जाकर बनाता है पर ऑक्साइड, और जो पोटेशियम है वो एयर में जाकर बनाएगा सुपर ऑक्साइड। यानी ये जो मेंबर है, ये नीचे वाले, ये मेनली एयर में जाकर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या अंतर है देखो। पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है वो O2 माइनस होती है, ये ऑक्साइड आयन है। जो पर ऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें नीचे 2 लगा होता है। ये O2 माइनस है, ये O2 नीचे है, ऊपर भी 2 माइनस है। ये दोनों में अंतर है, ये एक एटम से बना आयन है, ये 2 से। सुपर ऑक्साइड में O2 के साथ सिंगल माइनस आता है। तो कैसे पहचान होती है कि कोई सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है? तो वो ऐसे होती है कि अगर फॉर्मूला M2O है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। मेटल का नाम लिया और पीछे लगाया ऑक्साइड। और अगर फॉर्मूला M2O2 है तो वो मेटल पर ऑक्साइड होता है। और अगर फॉर्मूला MO2 है तो वो मेटल सुपर ऑक्साइड होता है। तो एक कुछ पहले तो ये याद रखना होता है कि कौन क्या बनाता है, कौन पर ऑक्साइड बनाता है, कौन नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है एयर में। फिर एक बात बड़े अच्छे से याद रखनी होती है, ये क्वेश्चन आता है कि वाई टेंडेंसी टू फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, वाई टेंडेंसी टू फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीज डाउन। आराम से सुनना, फिर भी ये खत्म हो जाएगा जल्दी। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे वाले एलिमेंट या तो पर ऑक्साइड बनाते हैं या सुपर ऑक्साइड। देखो, जो O2 माइनस है वो एक एटम से बना एनायन है, यानी ये छोटा छोटा एनायन है, स्मॉलर एनायन। और वहीं जो O2 माइनस या
O2 2 माइनस है, ये बड़े एनायन है, बिगर एनायन। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है, पहले ये भी नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है, लेकिन बाद में ये जो ऑक्सीजन है ये एक और ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाती है, ये दो हो जाते हैं, ये पर ऑक्साइड बन जाता है। फिर बाद में यहाँ से और अगर ये आगे चलती है रिएक्शन, यानी और आप हीट करते हैं तो एक के कम हो जाता है, तो फिर ये KO2 बचता है। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड ही पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में बदलता है। तो हमको ये लिखना होता है कि आपको क्या क्या लिखना होगा। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, बच्चों को याद दिलाता रहता हूँ, मैं फिर याद दिला दूं। मैंने आपको नोट्स में लिखकर दिया है, PDF सेंड की हुई है। अधिकतर बच्चों पे हार्ड कॉपी है, जिन पे PDF है वो जरूर निकलवा ले, क्योंकि ये सब नोट्स में लिखा है। तो ऐसा क्यों है कि नीचे वाले सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं? याद रखिए, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बड़े एनायन, और अगर आप नीचे जाएंगे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और नीचे, तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा। तो बड़े कैटायन बड़े एनायन को आसानी से स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टेबलाइज का मतलब उन्हें ठीक से होल्ड करके रख सकते हैं। ये छोटा एनायन लिथियम ऐसे बड़े एनायंस को होल्ड करके ठीक से नहीं रख पाता, यानी बनने वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इसीलिए जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, और उनके बनने का तरीका भी देखो, पहले वो ऑक्साइड ही बनते हैं, फिर ऑक्सीजन एक और जुड़ जाती है जब आप एयर में हीट करते रहेंगे, फिर एक कैटायन कम हो जाता है। तो कब नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में नहीं बदल पाता है? जब कैटायन छोटा हो। बड़ा कैटायन ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को आसानी से पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को आसानी से स्टेबलाइज कर लेता है। तो बड़े कैटायन के साथ ही आपको ये बड़े एनायन नजर आएंगे। तो आंसर बड़ा सीधा है कि एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, इट बेटर स्टेबलाइज बिगर साइज कैटायन, बिगर साइज पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आयन। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, वैसे मैंने लिख दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, देखिए। हालांकि एयर में नाइट्रोजन भी थी, मगर नाइट्रोजन से सिर्फ लिथियम रिएक्ट कर पाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब लिथियम और नाइट्रोजन मिलकर लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं, तो यहां एक समझने वाली बात यह है कि जो नाइट्राइड आयन है वो बहुत छोटा होता है साइज में, वेरी स्मॉल। और अगर मान लो कि मैं इसके साथ पोटेशियम लगा दूं, तो मुझे पता है कितने पोटेशियम लगाने पड़ेंगे, 3, क्योंकि इस पे 3 माइनस है तो मेरे को 3 प्लस चाहिए। तो ये पोटेशियम इसके साइज के हिसाब से वो भी 3 पोटेशियम बहुत बड़े हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड ठीक से स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। तो लिथियम कैटायन इतने छोटे होते हैं कि 3 भी अगर इसके साथ जुड़ जाए, तो भी कंपाउंड में कैटायन एनायन का साइज बहुत डिफरेंस नहीं आता है उसमें। तो इस छोटे एनायन को अगर 3 कैटायन की जरूरत पड़ेगी इनमें से, तो 3 की जरूरत इसलिए क्योंकि एक पर सिंगल प्लस है, तो 3 प्लस चाहिए। तो ऐसे छोटे कैटायन ही 3 की संख्या में नाइट्राइड आयन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफी छोटा है, तो कैटायंस भी छोटे होने चाहिए। तो ये इसका रीजन तो नहीं आता है, लेकिन ये याद रखना होता है, लिथियम नाइट्राइड बनता है। हालांकि रीजन आए तो आप लिखना कि बिकॉज स्मॉलर साइज
Li plus better stabilized small size N3 माइनस आयन। ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये पूरा कंप्लीट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। पीछे की बातें याद रखना, बीच बीच में आएंगी, दोबारा आगे भी आएंगी, वो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, लेकिन उन्हें बार बार उसी तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं होगा जैसे पिछली क्लास में समझाया था, इसीलिए आप याद रखिएगा थोड़ा। अब एक है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बहुत आसान है ये तो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये मेहनत वेस्ट मत कीजिएगा कि मैंने इतना कुछ समझाया और फिर पता चले हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो क्वेश्चन पढ़ के चले गए थे, और ये तो फिर इससे अच्छा तो मैं इसे खत्म करने के इरादे से पढ़ा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढंग से समझ लेना, अगर अपॉर्चुनिटी है समझने की तुम्हारे पास। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इन्हीं की रिएक्शन हाइड्रोजन से करानी है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है टॉपिक में। आप इनमें से कोई सा भी मेटल लेंगे और उसकी रिएक्शन आप डायरेक्ट हाइड्रोजन से करा सकते हैं, और इससे बनेगा MH। आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी 673 केल्विन। लेकिन अगर आप यही चीज लिथियम से कराएंगे तो आपको टेम्परेचर चाहिए 1073, बस इतना याद रखना है। बाकी कोई मेटल होगा, Na, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो उनके लिए टेम्परेचर इतना चाहिए, लिथियम के लिए इतना चाहिए। ये है जी हाइड्राइड, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, ये टॉपिक इतना ही है। अब एक टॉपिक है बड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लो, वो इस पूरे इस पर कराएंगे, वो पढ़ाया भी था पिछली क्लास में, हैलाइड। वो रिकॉर्डिंग में देखना, आपको साफ दिखेगा हैलाइड। अब देखो हैलाइड, सुनना, कोई भी चीज को छोटा समझ के छोड़ना नहीं है। जैसे ये, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल इसी तरीके से दिए जाते हैं कि जो लेस इंपॉर्टेंट दिखे उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे ये रिएक्शन विद हैलोजन है, या आप ना सिर्फ हेडिंग डालिए हैलाइड ऑफ ग्रुप 1, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1। हैलाइड्स का मतलब होता है ये देखो, जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये तो फ्लोराइड्स है। हैलाइड्स में ये फ्लोराइड्स है, हैलाइड क्लोराइड्स भी होते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जैसे लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड। जैसे आयोडाइड भी लिख लीजिए, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। आपको इसमें कई चीजें समझनी है, समझना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो, सुना सुना लगे जब क्वेश्चन पढ़े। देखो, जो ये जो हैलाइड्स है ना, जैसा बुक में लिखा है, ये इतने तरीके से बन जाते हैं। जैसे एक एक का एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम। अब आपको मान लो कि NaCl बनाना है, तो इसके कई तरीके हैं। देखो, सोडियम का हैलाइड बनाना है, NaCl बनाना हो या NaF या NaBr, आप सोडियम और क्लोरीन को डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, NaCl बन जाएगा।
आप चाहें तो सोडियम एक मेटल है और उसे एसिड में डाल दें HCl, तो बन जाएगा NaCl प्लस H2। ये तो 10th की रिएक्शन है, मेटल, एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अगर आप चाहें तो मेटल ऑक्साइड ले लीजिए मेटल की जगह, और मेटल ऑक्साइड में एसिड डालिए। मेटल ऑक्साइड में एसिड डालोगे तो भी बनेगा NaCl, लेकिन फिर H2O निकलेगा। आप चाहें तो मेटल हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, बेस प्लस एसिड, तो भी NaCl प्लस H2O बनेगा। अब ये जो है, अगर मान लो कि आपको KBr बनाना है, तो फिर यहाँ K लीजिए, यहाँ Br2, यहाँ K लीजिए, यहाँ HBr, यहाँ लीजिए K2O, यहाँ HBr, यहाँ लीजिए KOH, यहाँ HBr। मान लीजिए आपको कि जी मुझे NaI बनाना है, तो यहाँ लीजिए Na, यहाँ I2, यहाँ Na, यहाँ HI, यहाँ Na2O, यहाँ HI, यहाँ NaOH, यहाँ HI। तो उसी हिसाब से आपका हैलाइड बनता रहेगा। तो ये समझना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फेंक देना है। अब ये वैसे तो ऐसे लिख देते हैं लोग इसे कि भाई मेटल ले लो कोई सा भी और HX, यहाँ हैलोजन ले लो। जो मेटल और जो हैलोजन लोगे वही बनेगा MX। ये मेटल ऑक्साइड ले लो, यहाँ HX ले लो, फिर से ये फिर से ले लो MOH, और यहाँ HX ले लो। तो जो आप X और M लेंगे, जो भी MX लेंगे, वही आपका हैलाइड बन जाएगा MX। ये किताब में ऐसे लिखा है। पहले तो ये है, रिएक्शंस नोट्स में मिलेंगी, जो नोट्स में मिले वही याद करनी है, और जो क्वेश्चंस मार्क किए हों उन्हें याद करना है। ये नहीं सोचना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो आपके पास है उसे लर्न कीजिए, पेपर में क्वेश्चन आएगा जी उसी में से। अब एक चीज समझ लीजिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हालांकि थर्मोडायनामिक में आता है, लेकिन बच्चे आजकल बहुत चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत समझा देता हूं। जैसे मैं NaCl बना रहा हूं, तो अगर मैं 1 मोल NaCl बनाता हूं, 1 मोल, इसके आगे 1 लिखा है तो ये 1 मोल है। अगर मैं 1 मोल NaCl बनाता हूं तो इसके लिए मुझे शुद्ध सोडियम, यानी सोडियम चाहिए, क्योंकि NaCl तो कई जगह बन जाता है। देखो यहां भी बन सकता है, यहां भी। लेकिन अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो आपको जो कंपाउंड है उसको एलिमेंटों से बनाना है। जैसे इस कंपाउंड में एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है। तो जब आप किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाते हैं और उस 1 मोल को एलिमेंटों से बनाते हैं, दोनों एलिमेंट लिए, तो निकलने वाली एनर्जी, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी कंपाउंड के बनने पर निकलती है, कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी NaCl के बनने पर जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो उतना ही NaCl स्टेबल कंपाउंड है। अब यहाँ एक छोटी सी बात रखनी है, जो फ्लोराइड्स हैं इन्हें कहते हैं फ्लोराइड। तो जो इन केस ऑफ फ्लोराइड, जो फ्लोराइड का केस है, इन केस ऑफ फ्लोराइड डेल्टा FH0 बिकम लेस नेगेटिव। अब लेस नेगेटिव का मतलब होता है घटना, डिक्रीज। यानी फ्लोराइड के केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन घटती है, बाकी सभी में बढ़ती है। क्लोराइड्स में इस ऑर्डर में, ब्रोमाइड्स में, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर है। इसी में कई क्वेश्चन आते हैं, कौन पानी में घुलता है कौन नहीं। जैसे मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ, मैं आपको LiCl के थ्रू कई चीजें याद दिलाता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। देखो तीनों क्वेश्चन LiCl के ऊपर लिखे हुए हैं NCERT में।
जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ LiCl पर ही आए, लेकिन LiCl से आप सीख सकते हैं कि क्या टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे जो याद रखने लायक हैं। हालांकि अभी फिलहाल मेरा फर्ज ये था कि मैं इसको खत्म करके आगे चल दूं, क्योंकि हम जो चीज पढ़ चुके हैं अब वो तुम्हें याद रहती है या नहीं, तो जरूरी नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन सुनिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया कि अगर आपको कोई ऐसे सॉल्ट दे और कहे कि ये पानी में घुलता है, पानी में ये पानी में क्यों घुलता है, सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो घुलने की बात करे कि ये घुलता है, उसने आपको बता दिया कि ये पानी में घुलता है, बता दिया, तो आप कहेंगे क्योंकि जी इसकी लैटिस एंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन ज्यादा। जब भी कोई सॉल्ट घुलता है तो पहले वो सॉल्ट Li और Cl में टूटेगा। टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लैटिस एंथैल्पी होती है, ये रिक्वायर होती है। यानी पहले ये आयंस में टूटेगा, फिर आयंस को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो आयंस का हाइड्रेशन हो जाएगा। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज जितना ज्यादा होगा, सॉल्ट उतना इजीली सॉल्युबल होगा। अगर वो कहता है LiCl डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो लैटिस ज्यादा है, और डिजॉल्व हो रहा है तो लैटिस कम है हाइड्रेशन के मुकाबले। ऐसे लिख के बताना है, पढ़ के जाना है मेरे नोट्स में से कैसे आंसर करना है। एक चीज और, वो पूछता है इस कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर क्यों है। जी पिछली क्लास में पढ़ा है आपने कि लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। पिछली ही क्लास में मैंने आपको बहुत लेक्चर दे के समझाया है कि याद रखना है लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि लिथियम की अट्रैक्टिंग पावर, लिथियम एक छोटा कैटायन है, स्मॉलर कैटायन, और जो छोटे कैटायन होते हैं उनकी अट्रैक्टिंग पावर बहुत होती है, यानी हाई पोलराइजिंग पावर। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाई है, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से ये, याद करो ऐसे बोला मैंने पिछली क्लास में कि ये एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है ना। तीसरी चीज, अगर आपसे कोई कहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर आपसे कोई कहे कि लिथियम क्लोराइड एसीटोन या पायरिडिन, क्वेश्चन आएगा जी ये, या क्लोरोफॉर्म या बेंजीन, इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई कहे कि लिथियम क्लोराइड इनमें से किसी में, जैसे क्वेश्चन आया वाई LiCl इज सॉल्युबल इन एसीटोन, LiCl एसीटोन में क्यों घुलता है, ये क्वेश्चन आया। भाई LiCl पानी में क्यों घुलता है, उसका तो आंसर ऐसे करना है। लेकिन अगर कोई पूछने लगे कि LiCl एसीटोन में क्यों घुल रहा है, या पायरिडिन में क्यों घुलता है, या क्लोरोफॉर्म में क्यों घुलता है, या बेंजीन में क्यों घुलता है, तो क्योंकि ये कंपाउंड कोवैलेंट है, यानी इसमें कोवैलेंट नेचर है। तो कोवैलेंट होने से क्या होता है, दरअसल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ये चारों सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं जिनमें कोवैलेंट नेचर है। अब इनमें से ये मोस्टली कंपाउंड आयनिक है, मगर ये हैं जिनमें कोवैलेंट नेचर है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उन्हीं कंपाउंडों को घोलते हैं जिनमें कोवैलेंट नेचर है। ये कोई दबी कुचली बात नहीं है, ये बहुत फेमस क्वेश्चंस में से एक है जो आते ही आते हैं। और LiCl इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको शायद पीछे की रिकॉर्डिंग फिर से देखने की जरूरत है इस ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो टॉपिक्स मैंने पिछली क्लास में सिखाए हैं अच्छे से बताया। मैंने आपको ये भी बताया है कि LiS कोवेलेंट नहीं है, बल्कि इसमें लिथियम है, मगर लिथियम फ्लोराइड आयन, क्योंकि फ्लोराइड आयन बहुत छोटा है,
तो लिथियम छोटे फ्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है। जो छोटे एनायन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन खींचना जरा मुश्किल होता है। पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था इनमें से कौन ज्यादा कोवलेंट है, तब भी आपने बताया कि ये ज्यादा ये कम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं वो चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, आप वो जरूर देखिएगा पीछे से, फिर क्वेश्चंस को पढ़िएगा। सॉल्युबिलिटी बहुत आता है पेपर में, आप बाद में पछताएंगे। और ये चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर कोई आपसे कहे कि फलाना सॉल्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों घुल रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जरूर सॉल्ट में कोवैलेंट नेचर है। जिन सॉल्ट में कोवैलेंट नेचर होता है वो बड़ी आसानी से घुलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। चलो स्क्रीनशॉट इसका। अब हम्म अब आ जाइए दो जरूरी टॉपिक पर, इसके बाद लगभग हमारा ग्रुप फर्स्ट एंड हो जाएगा। एक है रिड्यूसिंग नेचर। अरे ये याद करके बताओ, क्या रिड्यूसिंग नेचर पिछली क्लास में पढ़ाया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है। याद है तो बताओ यार, मैं देख के बताता हूँ, रुको एक मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे कई बार आपको ये समझाने की कोशिश की थी। रुको, सर ये हमें पढ़ाया था आपने ऑफलाइन में। जी पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, आपने कल दो क्वेश्चन समझे थे। लिथियम इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला। लिथियम इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे कर देता है पानी में? क्योंकि लिथियम जब पानी में जाता है, लिथियम छोटे साइज का कैटायन है, तो वो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है। तो आप उसे देखिएगा, अब ऐसे तो क्या मैं समझाऊं, अगर पढ़ के नहीं आए हो तो आप उसे देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक रहता है, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। जिसके क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के, देखो क्या क्वेश्चन आता है इस पर। जैसे अगर आप इनमें से किसी भी मेटल को, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्हें लिक्विड अमोनिया में डालते हैं। जैसे मैंने सोडियम को डाला अमोनिया में, सोडियम लिया, जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं वैसे इस बार पानी नहीं है, पानी की जगह अमोनिया है। सोडियम अमोनिया में जाते ही दो हिस्सों में टूट जाएगा, Na प्लस ई माइनस। जो Na प्लस है उसे अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी प्लस माइनस चार्ज होता है। तो जैसे Na पर प्लस है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में दोनों चार्ज होते हैं प्लस माइनस। तो ये प्लस है तो Na प्लस को अमोनिया का माइनस अट्रैक्ट कर लेता है। फिर ये ऐसे लिखना पड़ता है NaNH3,
यानी सोडियम को घेर रखा है चारों तरफ से अमोनिया ने, और ये प्लस चार्ज जो है सोडियम पर, ये ऊपर दिखा दो, ये पूरा कैटायन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी अमोनिया घेर लेता है चारों तरफ से। अब इनकी संख्या जैसे मान लो x है, जरूरी नहीं है एक ही अमोनिया घेरेगा, ज्यादा कम भी घेर सकते हैं। यहां पर y है, तो ये रिएक्शन ऐसे लिखी होती है, देखो जैसे मेटल लिया, मेटल को अमोनिया में डाला, तो मेटल से अमोनिया जुड़ गया और इस पर आ गया प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है उसे भी अमोनिया ने घेर लिया चारों तरफ से, इस पे माइनस। अब यहां पर अमोनिया x है, यहां y है, तो यहां आपको x और y का सम लेना पड़ेगा, x प्लस वाई। x अमोनिया यहां है बैलेंसिंग के लिए, y यहां है। अगर यहाँ x है यहाँ y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई टोटल। ये रिएक्शन इसी फॉर्म में लिखनी होती है। इसको कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिया से घिरा हुआ, अमोनिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन। आपसे कई सवाल करेगा, देखो y सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, यानी जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, तो y सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया इज कलर्ड। ये कलर्ड क्यों होता है, इसमें कलर क्यों होता है, और पैरामैग्नेटिक क्यों है? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो आपसे दो सवाल पूछे गए हैं कि अमोनिया का जो ये सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन, जो अभी अभी आपने बनाया है मेटल डाल के, जो मेटल और अमोनिया को मिलाकर आपने जो ये सॉल्यूशन बनाया है, आपको अगर ये रिएक्शन समझ ना आई हो तो आप एक दो बार और देखना। आपने कहा ठीक से नहीं देखा है, आपको नजर आएगा। अगर मेटल को आप अमोनिया में डालते हैं तो ये सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड अमोनिया। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें कलर होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो आपको इसका आंसर सिर्फ इतना छोटा सा देना है कि इन दोनों का कारण है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है वो भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, और जो सॉल्यूशन को कलर दे रहा है वो भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो सॉल्यूशन में कलर है और मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। बस जी, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और टॉपिक समझना है, यहीं रुकना है, जब तक जाना नहीं है, सारी बात सुनते रहना है। यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें या पेपर के टाइम पे याद करें तो सब कुछ आपने सुना हुआ होना चाहिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप ये बातें भूल जाते हैं बार बार, लेकिन मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, बस सुनते रहो मेरी बात। अब सुनिए, एक टॉपिक है, इसको समझना, इसका क्वेश्चन आता है, इसका एक ही क्वेश्चन मेनली आता है। दस 15 मिनट में आप फ्री हैं, ग्रुप फर्स्ट खत्म हो जाएगा, ग्रुप सेकंड एक क्लास में खत्म हो सकता है जहां तक है। लेकिन भाई रिकॉर्डिंग देखकर आना ग्रुप फर्स्ट और इसकी, क्योंकि समझाने में मजा नहीं आता ऐसे। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ये क्या चीज है, देखो सुनना इसे ध्यान से, आराम से। देखो जो ऑक्सो एसिड होते हैं ना, पहले वो समझो ऑक्सो एसिड क्या होता है। कई एसिड ऐसे होते हैं जो ऑक्सो एसिड है, इनकी काफी संख्या है, मगर ये तीन आपको पढ़ने हैं, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये ऑक्सो एसिड है। तो ऑक्सो एसिड क्यों कहते हैं इन्हें? अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर खोलूं तो सल्फर यहां पर बीच में रहता है, चार ऑक्सीजन है, दो डबल बॉन्ड से जुड़ी है और एक सिंगल, दो सिंगल से। जो ऑक्सीजन सिंगल से जुड़ी है उनसे H जुड़ा है। तो अगर अगर
किसी एसिड में कोई कोई सब्सटेंस एसिड है, तो वो क्यों एसिड है? क्योंकि वो H प्लस दे रहा है। तो ये वो H प्लस है जो ये देगा एसिड, ये वाला और ये वाला, इसीलिए ये एसिड है। इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो आपका H प्लस है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है। तो अगर आपके एसिड में H प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस एटम से जुड़ा हो उसी पर ऑक्सो भी जुड़ा हो, यानी ऑक्सीजन। सुनना 2-3 बार। अगर आपका H प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को कहते हैं, अगर आपका H प्लस OH में हो, यानी अगर आपका H प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो, अगर आपका H प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा है उसी से ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है। अगर आपका H प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा है उसी से ही ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है, तो ये ऑक्सो एसिड कहलाता है। देखना अगला HNO3 N डबल बॉन्ड O। अब देखो ये है इसकी स्ट्रक्चर, HNO3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन से ही ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन से ही OH, यानी जिस एटम से OH जुड़ा है उसी से ही ऑक्सो भी जुड़ा है। ये ऑक्सो एसिड हो गया। मगर हमें सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड पढ़ना है। देखो सॉल्ट क्या होते हैं इनके। जैसे मैं सोडियम को इसमें डाल दूं H2SO4 में, तो मैंने डाल दिया मेटल मैंने मेटल और एसिड को मिला दिया, तो मेटल और एसिड मिलकर सॉल्ट बनाएंगे Na2SO4, ये सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट है और प्लस हाइड्रोजन क्या ना, हाँ हाइड्रोजन। तो ये है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ये ऑक्सो एसिड है और ये ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है। तो देखो ऑक्सो एसिड के 3 सॉल्ट पढ़ने हैं आपको, सल्फेट, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। अब देखो ये ऐसे दिखते हैं, जैसे लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो ये क्या है? ये सॉल्ट है ऑक्सो एसिड के, K2SO4। ये देखो पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सो एसिड है, तो ये ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है। रुबिडियम सल्फेट Rb2SO4, सीजियम सल्फेट, कार्बोनेट LiCO3, Li2 है, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3, नाइट्रेट LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3। अब इनमें एक चीज याद रखना सबसे जरूरी, ये जो एनायन है ना ये बड़े साइज के हैं, बिगर एनायन, और कैटायन छोटा है, स्मॉलर कैटायन। ये एनायन बड़े हैं और कैटायन छोटा है। तो इनमें वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है जो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि नीचे आने पर कैटायन भी बड़ा है, यानी सेम साइज के, और बड़ा कैटायन बड़ा एनायन, या दोनों ही स्मॉल हो या दोनों ही बड़े हो, तो वो अच्छे से एक दूसरे को स्टेबलाइज करता है। इस पे सवाल आएगा ये वाला जरूर। तो आप किसी में भी नीचे की तरफ जाएं, इसमें इसमें इसमें, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है बड़ा आसान, कहते हैं लिथियम कार्बोनेट इतना अनस्टेबल क्यों है? ये तो बड़ा सिंपल आंसर है कि YLi2CO3 is
अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ कैटायन बहुत छोटा है और एनायन काफी बड़ा। जिस कंपाउंड में कैटायन काफी छोटा और एनायन काफी बड़ा, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए लिथियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन लिखने के लिए आती है, बहुत जल्दी हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये ग्रुप फर्स्ट में यहां तक आएगा आपका। मैं आपको बता दूं, किताब दिखा दूं एक बार, रुक जाओ। देखो, ये हमने कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। बाकी देखो, आपको पता होगा, मेरे हिसाब से आप कुछ भी ना छोड़ें तो अच्छा है। ये हमने अभी पढ़ा है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ये जो टॉपिक है, ये वाला, ये यहां से ये सिलेबस में नहीं है। 10.4, बस 10.4 ही नहीं है। तो 10.4 कितना है, ध्यान से देख लो। ये इतना, ये इतना, और पीछे पेज पर है थोड़ा सा, ये इतना। ये सिलेबस में नहीं है, पता है, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो यानी हमें ग्रुप 2 पढ़ना होगा अगली क्लास में, और ग्रुप 2 बहुत जल्दी खत्म होगा। अगर आपने एस ब्लॉक की फर्स्ट रिकॉर्डिंग देखी तो बस मुझे समझाना और लिखना पड़ेगा और ये खत्म हो जाएगा। अगर आप देख के नहीं आएंगे और मुझे रियलाइज हो जाएगा तो फिर मैं हर चीज समझाऊंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप एस ब्लॉक की फर्स्ट रिकॉर्डिंग देख कर आए हैं, तो ये आपको मैं बहुत जल्दी समझा पाऊंगा जो भी इसमें लिखा है। चलिए।